हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 36 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। कल के लेक्चर में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। वो क्वेश्चन में एक बार दोबारा समझा देता हूँ क्या था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन ऑफ 45 इयर्स विल डाई विद इन अ ईयर इज 1.2%। मतलब एक बंदा 45 इयर्स का है, 46 तक वो हो जाएगा, उसका टाइम खत्म। उसकी प्रोबेबिलिटी 1.2% है, मतलब उसके मरने की प्रोबेबिलिटी है। और उसके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 98.8%। ये तो क्लियर है, मतलब मरेगा या जिंदा होएगा कंबाइन करके 100% होता है। अब उसने कहा हुआ है कि 10 बंदों का सैंपल जो है हमें टेस्ट करना है कि आउट ऑफ 10 मैन एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 46th बर्थडे। मतलब 10 में से कम 9 बंदे अपना 46 जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। और साइड में एक वैल्यू दे रखी है e की पावर -0.12 दैट इज इक्वल टू 0.88692। ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि 10 बंदों का सैंपल है, कम से कम 9 बंदे 46 बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। दैट मीन्स क्या कि कम से कम 9 बंदे जिंदा रहेंगे 10 में से, तभी वो सेलिब्रेट करेंगे, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा काम। तो इसमें पहली पॉसिबिलिटी क्या है? 9 बंदे जिंदा और एक बंदा मर गया, तभी 9 बंदे सेलिब्रेट। अब कम से कम का होगा, एटलीस्ट का यूज कर रखा है। या सेकंड केस क्या बनेगा? 10 के 10 जिंदा है, कोई भी नहीं मरा। अब अगर मैं मरने को सक्सेस लेके चलूं, दो केसेस बन सकते हैं। अगर तो जिंदा रहना सक्सेस है तो इस पर्टिकुलर केस में कितने सक्सेस हो गए? 9, और फेलियर कितना है? 1। अगर जिंदा रहना सक्सेस है तो, और इस केस में कितने सक्सेस? 10, फेलियर कितने हैं? 0। बट अगर मैं क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं, मैं कहूं कि मरना सक्सेस है, ठीक है, मरना सक्सेस है, तो इस केस में सक्सेस कितने हैं? 1, फेलियर 9 है पहले केस में, और दूसरे केस में सक्सेस 0, फेलियर 10। बात तो एक ही है। वो मुझे डिसाइड करना है क्वेश्चन को देख के कि सक्सेस किसको मानना है, फेलियर किसको मानना है। वो मेरी मर्जी, जिस मर्जी को मान लो। अब ये क्योंकि पॉइजन है, पॉइजन की हिंट आपको दी हुई है, ब्रैकेट में ई की पावर यूज कर रखी है, और ई की पावर ना बाइनोमियल में थी ना नॉर्मल में थी, सिर्फ पॉइजन में होती है। तो सबसे बड़ा हिंट है आपके लिए कि यहाँ पे यूज करेंगे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम सक्सेस किसको मानते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी जरा सी होती है। अब यहाँ जरा सी प्रोबेबिलिटी किसकी है? मरने की है। जिंदा रहने की तो 98% है, मरने की सिर्फ कितनी है? 1.2% है। तो हम मरने को क्या मान के चलेंगे? सक्सेस। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो मतलब मरने वाली प्रोबेबिलिटी है, ये जो डाई वाला सिचुएशन है, इसको हमने क्या माना? सक्सेस माना। अब पहले केस में मुझे बताना एक बारी, सक्सेस कितने हो गए? 1। कितने बंदे मरे हैं? एक बंदा। और इसमें कितने सक्सेस हो गए? 0। बात समझ में आ रही है? अब बताओ मुझे कैसे इसको हम लिखेंगे। अब यहां पे अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करता तो मैं यहां पे लिख लेता 10C1। सक्सेस 1 हो गया ना। सक्सेस क्या है? मरना। मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बताओ भाई, मरने की प्रोबेबिलिटी 1.2%। 1.2% का मतलब 0.012। ये मरने वाला आ गया कितना? 1 बार। और जिंदा रहने वाला 0.988। कितनी बार? 9 बार। ये जिंदा रहने वाला फेलियर हो गया आपका। ये फेलियर कितने हैं इसमें? 9। ये जो मरने वाला है वो क्या हो गया? सक्सेस। सक्सेस कितना है? 1। या अगले केस में बताना जरा, 10C0। यहां कोई भी सक्सेस नहीं मिला, और सक्सेस क्या है? डाई। मतलब कोई भी बंदा नहीं मरा, सारे के सारे क्या है? जिंदा। तो जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 988 की पावर कितनी हो जाएगी? 10। या तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए आप, अदरवाइज पॉइजन ने और इजी कर रखा काम हमारे लिए। उसने एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या था? ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला था जो कल किया था। अब लैम्डा क्या होता है यहाँ पे? मीन। मीन क्या होता है? n इंटू पी, क्योंकि ये बाइनोमियल और पॉइजन बात एक ही होती है। सैंपल कितनों का टेस्ट किया? 10। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1.2%। 1.2% का मतलब 0.012, ऐसा ही कुछ। जब इसको सॉल्व कराओगे आप 0.12 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहां जरा इस केस की बात कर लेंगे, फिर इस केस की, फिर दोनों को जोड़ देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखते हैं क्या आएगा। ई की पावर -0.12, लैम्डा 0.12 है, फिर यहां 0.12 की पावर आर कितना है? सक्सेस
1 डिवाइडेड बाय कितना 1 फैक्टोरियल, ये पहला हो गया, प्लस आगे करो जल्दी कितना आएगा, सेकंड केस में बताओ जरा कितना आएगा, ऊपर दी हुई है ई की पावर, सेकंड जो ये सेकंड केस की बात करेंगे यहां पे आएगा ई की पावर -0.12 इंटू 0.12 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, कुछ यही बनेगा। ठीक है यहां तक, बस अब इसको सॉल्व, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.88692, समझ गए। अब कहां आप इतने चीज को सॉल्व करते हैं, कहां सिर्फ ये सॉल्व करना है, उसमें से इस चीज की वैल्यू तो आपको पहले दे रखी है। बोलो जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, डन, चलिए हो जाएगा आगे, क्लियर। तो ये आंसर इसका है 0.9934, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, आंसर चेक कर लेना एक बारी। डन हो गया, चलो अब कुछ क्वेश्चंस, अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 मैं अब थोड़े प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। इसमें मीन दिया हुआ है, पॉइजन का क्वेश्चन है, मीन दिया हुआ है 1, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एटलीस्ट 1 सक्सेस, क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, चलो वो तो देख लेंगे क्या आएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या दे रखा है, क्या करना। कुछ नहीं समझ आया, इसमें ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, उसका मीन हमें दे रखा है, ठीक है, मीन दिया हुआ 1, x इक्वल टू एटलीस्ट 1 सक्सेस, मतलब कम से कम एक, अब पहले तो मीन देख लेते हैं क्या होता है, n इंटू पी 1 आ गया, वेरियांस भी कितना होएगा 1, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होगी क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, तीन चीजें क्लियर हो गई। अब यहां कम से कम 1 सक्सेस की बात कर रहा है, तो इसके अंदर x इक्वल टू 1 भी कवर होगा, x इक्वल टू 2 भी कवर होगा, और आगे वाले सारे कवर होंगे, मुझे नहीं पता कितने सैंपल लिया हुआ, सारे के सारे कवर होंगे, अगर 10 का सैंपल होता 10 तक कवर हो जाता, 1000 का सैंपल है 1000 तक, मतलब ये सब चीज की रिक्वायरमेंट है हमें, है ना। अब इसका थोड़ा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है बताओ आप, 1 में से एक केस वो है जो यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, कौन सा, 0 वाला, वो माइनस करवा दो बस। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0 सक्सेस, x इक्वल टू 0 का मतलब होगा 0 सक्सेस, इसकी क्या बनेगी वैल्यू, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r को क्या पुट करेंगे 0, 1 माइनस e की पावर, यहां मीन आपको दिया हुआ है, मीन कितना है 1, तो लैम्डा की वैल्यू 1 होगी, लैम्डा मीन ही होता है, e की पावर -1, 1 की पावर कितनी 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल, कुछ समझ आ गई बात, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है, 1 माइनस 1 की पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहां पे सिर्फ क्या बचा e की पावर -1, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय ई की पावर -1 का मतलब 1 बाई लिख सकते हैं हम उसको, और e की वैल्यू आपको साइड में दे रखी होगी 2.7183, ये आपको गिवन होगी,
ई की वैसे वैल्यू होती है 2.71, तो ये आपको गिवन भी होगी, अगर वैसे आपको याद रखना याद भी रख सकते हो 2.7183, जैसे पाई 22/7 होता है ना। ये मैथ्स में ई को एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.7183। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर है। सॉल्व नहीं करेंगे क्या पता ऑप्शन इसी हिसाब से दे रखा हो, तो टिक करके आगे बढ़ जाना बस। आंसर इसका है 0.632, यही आ रहा है, ठीक है जी, डन। आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स x इक्वल टू 5, और पॉइजन की बात हो रही है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है साथ में, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है SD। हुआ किसी का? x इक्वल टू 3 का मतलब क्या? मतलब 3 सक्सेस, पॉइजन की बात कर रहा है। बताओ क्या बनेगा, e की पावर, बिल्कुल आगे, लैम्डा की पावर 3 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स x इक्वल टू 5, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये ठीक है। ये और ये क्या हो रहे हैं, कैंसल, ये 3 है, ये 5 है, इफेक्टिवली राइट हैंड साइड पे 2 रह गए, ये समझ में। उसके बाद ये 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 से 5 कट गया, और ये जो 4 है उधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लैम्डा क्या होता है, मीन, और ये पॉइजन का क्वेश्चन था, तो मीन किसके बराबर होगा, वेरियांस। पूछा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना आ जाएगा, √2, बस खत्म। हमें ये इक्वेशन दे रखी है और आपको साथ में मेंशन कर रखा है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो आपने x इक्वल टू 3 का मतलब हुआ 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 की प्रोबेबिलिटी 5 सक्सेस, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन किया, लैम्डा निकल गया हमारा 2। अब लैम्डा 2 है मतलब मीन 2 है, मीन और वेरियांस क्या होते हैं, बराबर, तो वेरियांस भी 2 आ गया। वेरियांस का रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वही आपसे पूछा गया था। हाँ जी, हाँ, बस लैम्डा का स्क्वायर 4 है तो लैम्डा 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। समझ के बात, ये तो क्वेश्चन सिंपल है, बस एक फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला दिया था पॉइजन ने, इसके बाद जो मर्जी कर लो आप। समझ के बात, ये डन। चलो जी, ये आई होप आपको सबको क्लियर हो गया है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिया हुआ है इक्वेशन आपको, फाइंड Ex, ये निकालना है आपने। पहला ऑप्शन √2, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन -1 और चौथा ऑप्शन 0। अब Ex क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? मीन होता है। मतलब यहां पे हमसे मीन पूछा गया, सिंपल सी बात है। मीन मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है आपने। करो ट्राई, कुछ ना कुछ निकलेगा। x इक्वल टू 0 के ऊपर लगाओ फॉर्मूला, 2 के ऊपर लगाओ फॉर्मूला, लैम्डा निकल जाएगा। हाँ जी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन परफेक्ट। अब x इक्वल टू 0 के लिए क्या लिखेंगे? e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। 2 के लिए e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसके साथ ये हो जाएगा कैंसिल, यहां पे ये पूरा का पूरा 1 बन गया, तो लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर आ गया 2 के, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी √2, और लैम्डा ही क्या होता है? मीन। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होता फिर √2 का रूट कर देते आप, 2 की पावर 1/4। √2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर हाफ, हाफ की पावर हाफ मतलब पावर 1/4। कुछ यही होता है ना। अगर आपने हाफ पावर लिखी, हाफ का हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ करना, हाफ का हाफ क्या हो जाएगा? 1/4। तो ऑप्शन को मॉडिफाई करके इस हिसाब से भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। यहां सिर्फ मीन था, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर कर देंगे। तो डाउट कंफ्यूजन अब हो जाएगा ये पूरा। अब ना एक टेबल बना लो अच्छा सा। ये टेबल, इस टेबल में से तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करेंगे हम। पहले मैं बाइनोमियल को यूज करूंगा, फिर पॉइजन को, फिर नॉर्मल को, तीनों को कंपेयर कर करके सारी चीजें हम पूरे चैप्टर को ये समरी कर लेंगे इस चैप्टर की, इस टेबल में। तो सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन मैं लिख रहा हूं बाइनोमियल, उसके बाद यूज करेंगे जहर, फिर यूज करेंगे नॉर्मल। अब इसमें कंपैरिजंस करने हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कितने पैरामीटर्स की है। आपने पास्ट पेपर में देखे होंगे क्वेश्चंस, वहां खोले कभी? बुक मिली है आपको? तुमसे तो ये पूछ रहा हूं, बुक खोलिए कभी? है क्या सुना था? आज वही कह रहा हूं, सुना ही है, खोली भी है कभी वो, या भी पढ़ी है? खोली है, आगे खोलने के बाद कुछ करा या खोल के रख दी बस? क्वेश्चंस पढ़ना आता है? प्रोबेबिलिटी के कुछ पढ़ा हो, वहां कुछ पैरामीटर वर्ड यूज हुआ हो कभी? कुछ नहीं मिला? क्या बोल रहे हो? पहले पढ़ा था। चलो, एक वर्ड होता है पैरामीटर, ठीक है, वो बताता हूं अभी क्या होता है तुम्हें। पैरामीटर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितने पैरामीटर्स की है उसके ऊपर बात करने, फिर पॉइजन की बात करेंगे, फिर नॉर्मल की। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो बायनोमियल का पहले फॉर्मूला बताइए एक बारी, x इक्वल टू आर का बताओ, कुछ याद है? पेज नहीं पलटने, एम ही बताना। NCR Q की पावर N माइनस आर, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस आर। और पॉइजन ने क्या फॉर्मूला दिया था? E की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर R डिवाइड बाय R फैक्टोरियल। और इसमें नॉर्मल में हम यूज करते हैं Z स्कोर का, जो कि होता है x माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब पैरामीटर कितने होते हैं? ये जो बायनोमियल है, दिस इज बाय पैरामेट्रिक। बाय पैरामेट्रिक मैं समझाता हूं ऐसा क्यों है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय पैरामेट्रिक, पॉइजन इज यूनी पैरामेट्रिक। पॉइजन जो है दैट इज यूनी पैरामेट्रिक, एंड नॉर्मल इज अगेन बाय पैरामेट्रिक। और उसके बाद थोड़ी सी और स्पेसिफाई कर देते हैं, बायनोमियल डिस्क्रीट थी या कॉन्टिन्यूअस थी? डिस्क्रीट, बदतमीजो, अभी भी कॉन्टिन्यूअस बोली जा रहे हैं। क्या होता है फर्क इनमें, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस में? अब बोलियो, बताइयो शक्तिमान।
कॉन्टिन्यूअस वर्ड में ही कुछ छुपा है? हाँ, बस जिसमें कुछ चीज कंटिन्यू हो रही है, इंटरवल में बात हो रही है। डिस्क्रीट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब जब बाइनोमियल पढ़ा आपने, आप कहते हो 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताओ, 5 की बताओ, 6 की बताओ, कभी ये थोड़ी कहा 4 से 5 की बताओ। कभी इंटरवल में बात तो नहीं करी ना हमने, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात हो रही है। तो जहां पॉइंट्स पे बात हो रही है वहां उसको डिस्क्रीट कहते हैं। अब जो मैंने नॉर्मल कहा था, मैंने आपको यही कहा था हमेशा कि इससे ऊपर बताओ, ये 60 से 70 के बीच में बताओ, वो एक इंटरवल में हो रही है बात, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट है, ये भी डिस्क्रीट है, और ये कॉन्टिन्यूस है। समझ गए? क्लियर? तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का समझ। अब पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं और यहां कैसे उनको स्पेसिफाई किया जाएगा। अब इसके फॉर्मूला में क्या क्या यूज हो रहा है? एन यूज हो रहा है, पी, क्यू एंड आर। इसके फॉर्मूला में ई, लैम्डा और आर। ठीक है, और इसके फॉर्मूला में एक्स, एक्स बार और सिग्मा। अब यहां कौन से पैरामीटर हैं, कौन से नहीं है, उनकी बात कर लेते हैं। एन क्या था? सैंपल साइज, कितने बंदों को आपने एग्जामिन करा, सैंपल साइज। पी क्या था? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। क्यू क्या था? फेलियर। आर क्या था? नंबर ऑफ सक्सेस। अब मेरी बात समझना, पैरामीटर किसको कहा जाता है? पैरामीटर वो चीज है जो एक एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहे बट अगले में वेरी कर सकता है। अब मान लो मैंने 10 बंदों का सैंपल लिया, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एन की वैल्यू फिक्स होगी 10, पी फिक्स हो गया, क्यू फिक्स हो गया, आर वेरी कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? मैंने आपको 10 बंदे एग्जामिन करने के लिए दे दिए, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बता दी। फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी जब आपको सक्सेस पता लग गया, है ना? आर वेरी करेगा कि फिक्स रहेगा? वेरी करेगा, क्योंकि आर क्या, नंबर ऑफ सक्सेस। 10 में से क्या पता कोई भी सक्सेस ना मिले, क्या पता 1 मिल जाए, क्या पता 2 मिल जाए, क्या पता 10 के 10 मिल जाए। आर वेरी कर रहा है। जो चीज एक्सपेरिमेंट में वेरी कर रही है वो पैरामीटर नहीं होता, तो आर को तो पहली काटा मार दो, आर इज नॉट अ पैरामीटर। अब एन पैरामीटर है, यस एन इज अ पैरामीटर। अब देखो पैरामीटर की प्रॉपर डेफिनेशन पता क्या है? ये इस एक्सपेरिमेंट में तो कांस्टेंट है बट किसी और में चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल ई की वैल्यू क्या होती है? 2.7183। अब इसको पैरामीटर नहीं कहते, पता क्यों? अब मान लो मैंने सैंपल 10 बंदों का लिया या सैंपल 20 बंदों का लिया, क्या ई बदलेगा? बताओ, अगर सैंपल 10 बंदों का मैंने एग्जामिन करना है या सैंपल 20 बंदों को, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। वो यूनिवर्सली एक ही वैल्यू है, कभी बदल नहीं सकती वो। मेरी बात समझ रहे हो? बट अगर मैंने सैंपल लिया 10 बंदों का, एक तरफ सैंपल लिया 20 बंदों का, तो आप ये बताओ उन दोनों सैंपल्स में ई की वैल्यू तो नहीं बदलेगी जो है, क्योंकि मैथमेटिकली यही एस्टैब्लिश्ड है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड एट एनी कॉस्ट। बट एन जो है, अगर सैंपल 10 का लिया उस एक्सपेरिमेंट में एन कितना है? 10। अगर सैंपल 20 का लिया उसमें एन कितना है? एन बदल जरूर गया बट एक सैंपल में कांस्टेंट है। अगर एक सैंपल की एग्जामिनेशन आपने करनी है, उस सैंपल में जो भी आप टेस्टिंग्स करोगे उसमें हमेशा एन को 10 यूज करोगे, आप कुछ और नहीं कर सकते। बट अगर आपने सैंपल स्विच कर लिया तो एन बदल सकता है। डिफरेंशिएट हुआ? एक बार दोबारा बता रहा हूं, सुन लो। पैरामीटर वो चीज होती है जो एक एग्जामिनेशन में तो फिक्स रहता है, बट अगर आप अपना एक्सपेरिमेंट ही बदल देते हो फिर वो बदल सकता है। बट अगर एक एक्सपेरिमेंट को आप टेस्ट कर रहे हो उसमें नहीं बदलेगा वो। अब मान लो मैंने 10 बंदों को टेस्ट करना है, उसमें तो एन फिक्स हो गया ना 10, उसमें थोड़ी वो फ्लक्चुएट करेगा। बट अगर मैंने एक्सपेरिमेंट बदल दिया, एक्सपेरिमेंट में 50 बंदों पे ले आया, उसमें तो एन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होएगा। बट वो 50 बंदों वाले एक्सपेरिमेंट में एन आपका 50 ही रहेगा। नहीं बात पल्ले पड़ी? नहीं नहीं? हाँ भाई, चलो कोई ना, दोबारा कर लेते हैं। थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ठीक है? सुस्ती छोड़ दो। चलो अब सुन लो, पैरामीटर क्या है, मेरी बात ध्यान सुन लो एक बारी। पैरामीटर वो है जो एक एक्सपेरिमेंट में क्या रहता है, कांस्टेंट, बट अगर आप एक्सपेरिमेंट ही बदल देते हो तो वो बदल सकता है। अब मैं मीन की बात कर लूं, मीन पैरामीटर है कि नहीं है? मैंने मीन पैरामीटर है यार, तुक्का मत मारी जाओ, मेरी बात सुन लो। मैंने सैंपल 20 बंदों का लिया, उस 20 बंदों के सैंपल्स का मीन कितना, एक फिक्स वैल्यू आएगी ना। अब उस 20 में थोड़ी वो चेंज होएगा। बट अगर मैंने सैंपल ही 50 बंदों का लिया, उसमें तो मीन बदल गया ना।
बट मेरी बात समझ रहे हो, एक चीज और समझो, आर क्यों पैरामीटर नहीं है, बदल तो आर भी रहा है, बट आर ना उसी एक्सपेरिमेंट में बदल रहा है। मैंने अगर 10 मान लो एक सैंपल मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू कर दे, 10 बंदों का एक्सपेरिमेंट मैंने ले लिया, उस 10 बंदों के एक्सपेरिमेंट में एन कितना फिक्स हो गया, 10, एक बारी तो फिक्स हो गया ना, बट उसमें आर उसमें भी बदली जा रहा है, आर की वैल्यू क्या क्या जाएगी, 0 से लेकर 10 तक फ्लक्चुएट करी जा रही है। क्लियर। अब एक चीज और, कुछ बिल्कुल ही कांस्टेंट होते हैं, कभी बदलते ही नहीं, जैसे ई हो गया, पाई हो गया, उनको तो हम कहते ही नहीं पैरामीटर। पैरामीटर होते हैं जो एक्सपेरिमेंट में फिक्स होते हैं, बट एज पर द एक्सपेरिमेंट चेंजेस वो चेंज हो जाते हैं। अब मीन एक सैंपल का फिक्स होता है कि बदल जाता है, फिक्स, दूसरे सैंपल का बदल जाएगा तो ये पैरामीटर है। उसी सैंपल में तो नहीं हम कह सकते कि एक सैंपल के दो दो मीन है, ये बात तो नहीं आप कर सकते। तो अगर एक सैंपल के दो मीन होते तो वो पैरामीटर ना होता। अब एक सैंपल के आर कितने हैं, बहुत सारे हैं, एक सैंपल 10 बंदों का लिया मैंने, उसमें आर कितने होंगे, 0 1 2 3 4, कितनी वैल्यू आ गई आर की, एक यूनिक वैल्यू नहीं है सैंपल में। अब डिफरेंशिएट हुआ, कुछ समझ में आ गया कि पैरामीटर क्या है। अब बताओ, एन पैरामीटर हो गया, हो गया। ई पैरामीटर क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये तो बहुत ही साउ बंदा है, कभी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा। ठीक है। लैम्डा पैरामीटर है, लैम्डा क्या होता है, मीन, यस दिस इज अ पैरामीटर। आर, आर पैरामीटर नहीं है, क्यों, वो सैंपल में ही बदली जा रहा है, वो जो आपने सैंपल परफॉर्म करा उसमें ही चेंज हो जा रहा है, उसमें नहीं बदलना चाहिए। बस एक सैंपल का मीन एक होता है, वेरियांस एक होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक होती है, बट अगर सैंपल बदलोगे मीन बदल जाएगा। बट आप कभी ये नहीं कह सकते कि एक सैंपल के 2 मीन है या एक सैंपल के 3 मीन है, ऐसा कभी नहीं होता। अब समझ में आ गई बात। यहां बताइए, एक्स पैरामीटर है कि नहीं है, नहीं है। मैं एक सैंपल मैंने ले लिया, एक्स अलग अलग नहीं है, एक सैंपल मैंने ले लिया, उस सैंपल का मीन जो है, आप जेड स्कोर कभी किसी पॉइंट पे निकाल लेते हो। यहां एक्स एक फिक्स पॉइंट थोड़ी है कि आप इसी पॉइंट पे जेड, अब मान लो मैं जेड स्कोर की बात कर रहा हूं, मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना दिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में मैं कभी कह देता हूं 60 से 80 बताओ भाई, कभी कहता हूं जी 60 से ये बताओ फलाना। तो जेड स्कोर आप एक ही पॉइंट पे निकाल रहे हो, अलग अलग पॉइंट्स पे निकाल सकते हो, अलग अलग पॉइंट्स पे, तो एक्स फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। एक्स क्या है, रीडिंग्स है, जो एक सैंपल में आप किसी भी पॉइंट पे टेस्ट कर रहे हो। यहां एक्स बार एक आपका पैरामीटर है, सिग्मा एक पैरामीटर है, एक्स इज नॉट अ पैरामीटर। एक्स बदल तो रहा है उस एक्सपेरिमेंट में। एक्स, आप ये बताओ, जो नॉर्मल का ग्राफ आपने बनाया कुछ ऐसा ही होता है, इसमें ये पॉइंट क्या है, मीन, ये तो यहीं पे फिक्स है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी है उतनी वो भी फिक्स्ड है। बट एक्स तो ये भी है, एक्स ये भी है, एक्स ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे एक्स हैं। अब जहां मर्जी पे निकालो जेड स्कोर, जेड स्कोर ये थोड़ी है कि आप इसी पॉइंट पे निकालोगे, इस पे नहीं निकाल सकते। तो इतनी सारी वैल्यूज एक्स की आ गई, तो जहां इतनी एक ही सैंपल में हो रहा है काम, ये मैंने सैंपल स्विच नहीं करा। कुछ समझ में आई बात, क्लैरिटी हुई आपको। तो यहां एक्स जो है वो पैरामीटर नहीं गिनेंगे। यहां कितने पैरामीटर हैं, 2, इसलिए इसका नाम क्या रखा, बाय पैरामीट्रिक। यहां कितने पैरामीटर हैं, 1, इसलिए इसका नाम क्या रखा, यूनी पैरामीट्रिक। ठीक है। और यहां पे एन पैरामीटर हो गया, यस। पी और क्यू, पी पैरामीटर है, एक सैंपल लिया हमने, उसमें पी चेंज होता है या एक ही एक चीज रहती है, कैसे, सक्सेस की तो सेम ही रहती है ना। मान लो कोई बंदे के निशाना लगाने की प्रोबेबिलिटी 20% है, उस सैंपल में चाहे आप 2 सक्सेस की बात करो चाहे 3 की करो, सक्सेस तो 20% ही रहेगा ना, या वो बदल जाएगा, बदल के। जो P है वो P क्या होता है ये बताओ, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, मैं टोटल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक P, एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं। जो P की वैल्यू मान लो मैंने स्टार्टिंग में आपको दी 1/2 दे दी, अब आप एक्सपेरिमेंट में P की जगह पे 1/2 की बजाय कुछ और यूज कर सकते हो। फिर मैं वो पूछ रहा हूं कि P की जो वैल्यू यूज करनी है वो आप पूरे सैंपल में 1/2 ही यूज करोगे या कुछ और अपनी मर्जी से ले लोगे। मैं फेलियर की उस पे आता हूं, पहले आप सक्सेस बताओ, वही लोगे या कुछ भी ले लोगे, वही लोगे।
तो पैरामीटर होगा नहीं होगा? इतना धक्का दे रहा हूं तो होगा, है ना? वैसे नहीं पता है इनको, ये तो फोर्सफुली कही जा रहे हैं कि हाँ होगा। दिख रहा है मुझे तुम्हारी शक्लें, तुम्हें कितना बल्ले पड़ रहा, होएगा नहीं होगा? होगा। अगर मैं कह दूं ना तो ना, है ना, हाँ तो हाँ, जैसे आपको हो वैसे। हाँ जी बोलो। वो छोड़ो, वो छोड़ो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखो वंस अगेन, चलो अब एक बार दोबारा सुन लो। पहले तो ना बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, सब सोच फिक्र सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, दुनियादारी सब भूल जाओ। जब पढ़ो, कोई भी काम करो एक्टिवली करो, ये नहीं कि आप बैठे हो ध्यान कहीं और पड़ा हुआ है ना, कि ये वो पता नहीं क्या। एक्टिवली एक्टिवली बैठो पहले, तो ही चीज करने का फायदा होगा फिर, है ना। चीज बड़ी सिंपल है। चीज ये है कि आपने कोई सैंपल लिया, 10 बंदों का लिया, 5 बंदों का लिया, चलो छोटे सैंपल से शुरू करते हैं। 5 बंदों का सैंपल लिया, उस सैंपल में एन की वैल्यू कितनी, कुछ और यूज कर सकते हो, फिक्स हो गया, पैरामीटर है। उसी सैंपल में पी की वैल्यू मैंने आपको दे दी 3/4, फिक्स या चेंज। उस सैंपल की जो भी आप निकालोगे, 2 सक्सेस निकालोगे, 3 सक्सेस निकालोगे, पी को 3/4 यूज करोगे और क्यू को 1/4 यूज करोगे। ये तो बात क्लियर है, चलो ठीक है। आर की वैल्यू क्या लोगे, आप बताओ। मैंने 5 बंदों का सैंपल लिया, आर की वैल्यू क्या होगी? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, वेरी कर रही है तो पैरामीटर नहीं है। अब समझ आ गया। बट कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जैसे मान लो मैंने 5 की जगह सैंपल 10 बंदों का कर दिया, 5 की बजाय 10 का सैंपल कर दिया। अब उसमें एन कितना हो गया? 10। उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एन को क्या यूज करोगे? अब एन हमेशा तो नहीं 5 रहेगा ना, जैसे ई है वो हमेशा, कोई भी सैंपल है 2.7 ही रहना उसने, पाई है हमेशा 22/7 रहेगा। एन एक सैंपल में तो कांस्टेंट होता है, बट एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वेरी कर जाता है। अब आपने अगर सैंपल 10 बंदों का ले लिया, एन कितना हो गया, बट उस सैंपल में एन नहीं चेंज होगा, एन तो 10 ही रहेगा। अब बात समझ आ रही है? मतलब एक सैंपल में जो चीज कांस्टेंट है वो पैरामीटर है, बट अगर आप सैंपल को बदलोगे तो वो बदल भी सकता है, वो यूनिवर्सली कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है वो। जैसे ई और पाए यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं, जिनकी वैल्यू 22/7 होती है, एक की 2.7183 होती है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट्स नहीं है, ये सिर्फ पैरामीटर है जो एक एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट्स होते हैं। अब बात समझ आई? मतलब ये टेम्परेरी कांस्टेंट्स है, परमानेंट कांस्टेंट्स नहीं है। अब मैंने एक सैंपल लिया 20 बंदों का, उसमें मीन क्या है, फिक्स है या बदलेगा? उसी सैंपल में फिक्स, पैरामीटर है। अगर मीन 20 है तो 20 ही यूज करोगे ना, ये थोड़ी 50 यूज कर लोगे, बदतमीजियां नहीं करनी। स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स है कांस्टेंट है? फिक्स, फिक्स है ना, वो पैरामीटर होगा, यस। बट अगर सैंपल ही आपने कोई नया ले लिया, उसका मीन थोड़ी 20 होएगा, उसका तो डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसका तो मीन बदलेगा। तो मीन एक सैंपल में कांस्टेंट है, बट अगर सैंपल बदलोगे वो बदल जाएगा, वो एक परमानेंट कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेरी कांस्टेंट है। तो हम इसको पैरामीटर को एक टेम्परेरी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब बात समझ आ गई? अभी भी कोई डाउट? क्लियर? पहली कंडीशन इट इज अ टेम्परेरी कांस्टेंट, अगली कंडीशन ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब जैसे एन मुझे बताइए पैरामीटर है कि नहीं है? अब समझ आ गया? सैंपल आपने एक एग्जांपल ले लो, मैंने सैंपल लिया 10 बंदों का, उसमें एन क्या है? 10। कांस्टेंट हो गया या कुछ भी होएगा? 10 होएगा तो ये पैरामीटर है, टिक मार दिया। पी कांस्टेंट है, क्यू ये भी कांस्टेंट है, आर ये कांस्टेंट नहीं है, इस पे तो कांटा मार दो। ठीक है, ये समझ आ गया। ई ये टेम्परेरी कांस्टेंट है, परमानेंट? परमानेंट है तो ये इट इज नॉट अ पैरामीटर। ये परमानेंट है ना, कि कोई भी सैंपल लोगे इसने नहीं बदलना, ये ढीठ है, ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, इट कैन नेवर बी चेंज्ड इन एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। लैम्डा, लैम्डा एक्सपेरिमेंट में तो कांस्टेंट है, बट किसी और एक्सपेरिमेंट का लैम्डा कुछ और भी हो सकता है, टेम्परेरी कांस्टेंट है तो पैरामीटर हो गया। आर, आर तो एक्सपेरिमेंट में ही अपने रंग दिखाई जा रहा है, एक्सपेरिमेंट में ही बदली जा रहा है। एक एक्सपेरिमेंट में आर की वैल्यू कभी 0 हो रही है, कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 3 हो रही है,
उसी एक्सपेरिमेंट में बार बार चेंज हो रहा है, तो इट इज नॉट अ पैरामीटर। मतलब टेम्परेरी तो हो, ये तो बदतमीज टेम्परेरी भी नहीं है, कुछ तो हो ना, ये तो टेम्परेरी भी नहीं है। तो पैरामीटर होने के लिए टेम्परेरी कंडीशन जरूरी है। यहां पे अगले पे आ जाओ, एक्स नहीं है, क्यों? वेरी कर रहा है, एक्सपेरिमेंट में ही अपने रंग दिखाई जा रहा है। एक्स बार है पैरामीटर क्योंकि मैंने टिक मारा हुआ है। अब आप बताओ क्यों? मीन है, सैंपल का मीन फिक्स होता है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स होती है। अब समझ आ गई बात? चलो जी, बहुत अच्छी बात। तो यहां कितने पैरामीटर शो हुए? 2। यहां कितने? यहां कितने? 3। फिर मैंने बाय पैरामीट्रिक क्यों लिखा? ट्राई पैरामीट्रिक लिखना चाहिए था। एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब देखो, इंडिपेंडेंट नहीं है। मान लो मैंने पी को 3/4 कर दिया, तो क्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो रहा है कितना? 1/4। मैंने पी को हाफ कर दिया, क्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया हाफ। तो दोनों में से किसी एक को पैरामीटर मानेंगे, दोनों को नहीं माने। एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है। अब जैसे आपने कभी इक्वेशंस पढ़ी होंगी, अगर कभी पढ़ी होंगी, y = 2x + 5 है मान लो, इसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है। फ्री कौन है? x। डिपेंडेंट कौन है? y। x की वैल्यू मैंने 1 रख दी, y की वैल्यू कितनी फिक्स हो जाएगी? 7। उसकी मर्जी नहीं चल रही बेचारे की, ये गुलाम हो गया x का। तो यहां पे y जो है वो कौन सा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट। x कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वाले को हम कहते हैं पैरामीटर। तो यहां पे p और q में से किसी एक को पैरामीटर मानेंगे, दोनों को नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है? बाय पैरामीट्रिक। अब समझ में आ गई बात? तो बस इसकी 2 कंडीशंस हैं पैरामीटर्स की। पहली कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी अ टेम्परेरी कांस्टेंट। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है? इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। बस अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी पैरामीटर बन जाएगा, सेटिस्फाई नहीं हुई पैरामीटर नहीं बनेगा। सिंपल, डन। चलिए, अब ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसके क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएंगे। अब ये बताइए, पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया इस हिसाब से कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाय पैरामेट्रिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाय पैरामेट्रिक? ऑप्शन ए बायनोमियल, ऑप्शन बी पॉइजन, ऑप्शन सी नॉर्मल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी, क्योंकि बाय पैरामेट्रिक क्या है? आगे कुछ नहीं कहा। बाय पैरामेट्रिक कौन कौन सी है? बायनोमियल है और नॉर्मल है। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा इस हिसाब से आ जाए, which of the following is biparametric discrete distribution? ऑप्शन ए बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, नन ऑफ दीज। बायनोमियल। वहां स्पेसिफाई कर दिया कि भाई बायनोमियल जो है वो बाय पैरामेट्रिक के साथ डिस्क्रीट की बात भी कर रहा है। कुछ समझ आई बात? ये तो अगर बाय पैरामेट्रिक सिर्फ लिखा है तो दोनों आंसर आएंगे। कौन कौन से आएंगे? बायनोमियल और नॉर्मल। बट अगर बायनोमियल के साथ लिख दिया, बायनोमियल मतलब लिख दिया वहां पे बाय पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूअस, नॉर्मल, बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट, कौन सी? बायनोमियल। यूनिपैरामेट्रिक पॉइजन। वो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस पूछेगा ही नहीं, है ही एक बेचारी, है ना। जो डबल डबल है वहां पे थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वहां उस अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। तो इस हिसाब से पेपर में क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि बाय पैरामेट्रिक, यूनिपैरामेट्रिक और कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो डाउट कंफ्यूजन समझ में आ गया? चलिए जी, बस इतना ही था इस चैप्टर में। जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट है फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। चैप्टर तो कल ही शुरू कर लेंगे नया। अच्छा चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, 2-3 इसमें क्वेश्चंस आ रखे हैं पास्ट ईयर के सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, चलो ऐसी बस ओरली हम डिस्कस कर लेते हैं। द नॉर्मल कर्व इज, ऑप्शन ए पॉजिटिवली स्क्यूड, ऑप्शन बी नेगेटिवली स्क्यूड, ऑप्शन सी सिमेट्रिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल से यू मीन? सिमेट्रिकल का मतलब बेल शेप थोड़ी होता है। सिमेट्री, हाँ, दोनों साइड से बराबर। सिमेट्री का अपोजिट स्क्यूड होता है। सिमेट्री का मतलब 50% एरिया राइट में, 50% एरिया लेफ्ट में। इनका पता है क्या, जो याद आ रहा बोली जाते हैं। सिमेट्री के बाद बेल शेप पढ़ा था, बेल शेप। बेल शेप पूछा किसी ने? तुम्हें आता जाता है कुछ? सिमेट्री, बेल शेप, आगे जेड स्कोर बोल देना, मैंने पूछा भी नहीं।
मतलब वही काम है जो याद आ जाए बोली जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन ए रूट एन पी, ऑप्शन बी एन पी का स्क्वायर, रूट एन पी, रिपीट पढ़नी है। ऑप्शन सी रूट एन पी क्यू, ऑप्शन डी एन पी क्यू का स्क्वायर। और भाई बायनोमियल है, बायनोमियल में मीन वेरिएंस बराबर नहीं होते, एनपी क्यू का रूट आएगा। अगर पॉइसन होता तो कह देते आप रूट एनपी। हाँ जोड़े मैंने। द वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री फॉलोज, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? बायनोमियल, पॉइसन। अब वेट कर रहे हैं ऑप्शन बोलने, तीन तो बढ़िया बता दो। नॉर्मल वेजेस बताया था मैंने, वेजेस कभी पॉइंट पे नहीं बात हो रही कि आप पूछोगे 200 कितने बंदों की वेजेस है। आप हमेशा बात करते हो इंटरवल में, 200 से 250 कितने बंदों की है, 250 से लेकर 300 कितने बंदों की है। कुछ समझ आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन probability of success is very close to option A -1, option B 0, option C 1, option D none of these। पता नहीं चला? ओए ओए ओए, in poison distribution probability of success is very close to, आप सुन गया? ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। 1 वाले कितने? एक्सप्लेन विद रीजन। वधिया सा लग रहा है वन। ओ तुझे वन में क्या वधिया सा लग रहा है? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने ये पूछा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पी किसके क्लोज होता है? 0 के, 1 के, -1 के, या किसी के भी नहीं? 0 के। और भाई मैंने सबसे पहली बात तो बताई थी पागलो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत छोटा सा होता है। इतनी बार बता दिया, वो बंदे भी मार दिए हमने, 9 से लेके 1 कर दिया। क्या करी जा रहे हो यार? वो क्वेश्चन नहीं किया था बंदों मारने वाला, 9 बंदे मार दिए, एक जिंदा है। हम उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करते हैं क्योंकि पी कम था, उसमें मरने की प्रोबेबिलिटी कम थी तो उसको पी माना था। प्रोबेबिलिटी कम का मतलब क्या? क्लोज टू 0। ज्यादा का मतलब क्या? क्लोज टू 1। 90% का मतलब 0.9 ना, 0.9 इज क्लोज टू 1। 95% का मतलब 0.95, क्लोज टू 1। तो अगर इसमें पूछा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज क्लोज टू 1, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज क्लोज टू 0। तुम्हें तो कख नहीं आता। एक चीज और पूछ लेता हूं मैं, इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है सुन लो पहले, इन होली होली तो बोल रहा हूं, इससे होली क्या बोलूं, आधे घंटे में एक वर्ड बोलूं। इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन ए मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, second option mean is greater than variance, third option mean is less than the variance, fourth option mean is equal to variance, mean is greater than the। चलो पहला आंसर सही है तुम्हारा, बहुत बहुत मुबारक है। मिठाइयां बांट देना घर जाके, आज घर जाके मिठाइयां बांट देना, पहला आंसर सही होगा तुम्हारा। अगला, पॉइजन में क्या सीन होता है? इस ये ऑप्शन से यही सेम है, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है इन केस ऑफ पॉइजन क्या होगा? अंडर रूट एनपी, अंडर रूट एनपी क्यू, अंडर रूट एनपी क्यू, अंडर रूट एनपी, क्योंकि वहां पॉइजन में मीन और वेरिएंस क्या होते हैं? बराबर। और वेरिएंस का रूट ही क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। बस इतनी सी बातें। बाय पैरामीट्रिक कौन कौन?
बायनोमियल और नॉर्मल, बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट, बायनोमियल, बाय पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूअस, नॉर्मल, यूनिपैरामेट्रिक। बस इतनी सी बात है। ओए होए होए इतना कुछ तो, ये आज वाली बातें जो बताई हैं, अभी कल पूछूंगा सेम बातें। बायनोमियल को कह रहे होगे यूनिपैरामेट्रिक, आते हैं। चलो बस ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। चलो थैंक यू सो मच।